पीएच स्केल की अगर हम लोग बात करें तो ये पीएच स्केल सोरेनसन ने दी थी, और बिलो 7 अगर आता है पीएच, बिलो 7 को हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर आता है अबव 7 अप टू 14 तक, 7 to 14 आता है अगर अबव 7 to 14, तो इसको हम लोग कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें 7 पीएच की तो वो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। इतनी बात सबको पता है। क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है, अगर कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, मोलरिटी नॉर्मेलिटी गिवन है तो उसे मोलरिटी में चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर आपको मोलरिटी गिवन है एसिड की, एसिड के लिए अगर मोलरिटी गिवन है तो वो मोलरिटी इक्वल होती है H प्लस कंसनट्रेशन के। और क्वेश्चन में अगर मोलरिटी गिवन है आपकी बेस के लिए, तो वो जो मोलरिटी होगी वो इक्वल होगी OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब अगर बेस का केस है तो वो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस को OH माइनस को बताता है, और अगर एसिड का केस है तो वो H प्लस को बताएगा। ठीक है। जैसे मान लो बोला 0.01 m HCl सोल्यूशन, तो HCl एसिड है हमें पता है, तो इसमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.01 m। और अगर हम इसी को लिखते हैं 0.01 m NaOH सोल्यूशन, तो इसमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.01 m। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हमने बात की थी लास्ट टर्न पे पीएच की, उसी तरीके से पीओएच भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमने पीएच के लिए बोला था कि पीएच अगर आपको निकालना है तो माइनस लॉग ले लीजिए H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का, तो पीएच आ जाएगा। वैसे ही एक वैल्यू आती है पीओएच, अगर ये निकालना है तो माइनस लॉग ले लीजिए OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉग ले लो तो पीओएच आ जाता है। और कोई भी सॉल्यूशन हो, फॉर एनी सॉल्यूशन पीएच उस सॉल्यूशन का और पीओएच अगर दोनों को निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो तो इनका एडक्ट आता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ठीक है। अब आप कैलकुलेट करते हो, अगर पीएच आ गया बिलो 7 तो आप बोल देते हो कि एसिडिक सॉल्यूशन है, और पीएच आ गया अगर अबव 7 तो आप बोल देते हो बेसिक सॉल्यूशन है, और पीएच अगर 7 आ गया तो आप बोल देते हो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन गिवन है अच्छा, एक पॉइंट और याद रखते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं पीएच की, एसिड का हमने बोला पीएच 7 से बड़ा नहीं हो सकता, 7 से छोटा होगा। तो जैसे कहीं पे लिखा है मान लो 10⁻⁻8 MSCl सॉल्यूशन, ठीक है, इसका पीएच निकालो। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मोलरिटी H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा क्योंकि एसिड है, तो H प्लस इतना आ गया। तो अगर आप पीएच निकालोगे सीधे सीधे रूल से माइनस लॉग H प्लस से, इस फॉर्मूला से, तो आप देखते हो कि माइनस लॉग 10⁻⁻8 आ जाएगा, और -8 सामने आएगा तो 8 log 10 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 × 1 8 pH आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये एसिड है, एसिड का pH 7 से एक्सीड नहीं कर सकता है ना, तो एसिड का pH कैन नेवर बी 8 हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये आंसर तो अपना रॉन्ग है।
अब सही आंसर कैसे आएगा उसकी बात कर लेंगे हम। तो याद क्या रखना है पॉइंट कि एसिड का पीएच कभी भी एक्सीड नहीं करेगा 7 से ज़्यादा। अगर हम लोग बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस कैसे कैसे हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस के साथ हम डील करते हैं, वो बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन मिलता है कि आपको पीएच निकालना है, अच्छा अगर आपका कोई वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, अब यहाँ पे अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या अगर हमें रिलेशन देखना है इसके के और इसके के बी में, तो कैसे रिलेशन निकालेंगे हम लोग याद रखेंगे। अगर कोई वीक एसिड है और उसका कोई कॉन्जुगेट बेस है तो एसिड के लिए के होगा और बेस के लिए के बी होगा, तो के मल्टीप्लाइड बाई के बी होता है के डब्ल्यू के इक्वल, मतलब के मल्टीप्लाइड बाई के बी इज इक्वल टू होता है के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू हमेशा याद रखेंगे। अगर यही हम लोग पी के ले लेते हैं और पी के बी ले लेते हैं तो ये इक्वल हो जाता है पी के डब्ल्यू के, दैट इज इक्वल टू 40। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 40। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। जैसे एक क्वेश्चन है H3O प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन at 25 degree centigrade in 0.02 NaCl and 0.0005 NaOH। यहाँ पे H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए और OH माइनस का भी चाहिए। अच्छा, जो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वही H प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये तो मालूम है ना आपको। H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वही H3O प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अगर हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें तो H3O प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन वही हो जाएगा। तो अगर बात की जाए पहले वाले केस की, तो यहाँ पे देखो 0.02 नॉर्मल दिया हुआ है HCl, यानी इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.02। हमेशा नॉर्मेलिटी को कन्वर्ट करना है मोलरिटी में, तो नॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर, और नॉर्मेलिटी यहाँ पे 0.02 दी हुई है और मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मोलरिटी ही इक्वल होगी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के। तो हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो हम मोलरिटी निकाल लें। अब HCl एक ही H देता है, HCl की बेसिसिटी 1 है, तो n फैक्टर यहाँ पे 1 हो जाएगा। नॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी आ गया इस केस में। तो नॉर्मेलिटी 0.02 दिया हुआ है तो मोलरिटी भी यही हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर है। और जो मोलरिटी होती है वही होती है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, या वही होता है H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ये तो आ गया 0.02।
अब हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो किसी भी सोल्यूशन में H प्लस और OH माइनस की अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन में होता है 10⁻⁻14। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, H प्लस का हमें पता है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लगा देंगे। ये 10⁻⁻14 है और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 0.0, ठीक है 0.02, तो ये यूज़ कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर डेसिमल को हटाओ तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 50, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻13, ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। क्लियर है सबको? अब ऐसे ही सेकेंड केस में भी निकाल लेंगे। सेकेंड केस में ये जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है ये OH कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि ये बेस का केस है। ये दिया हो 0.0005 NaOH दिया है, तो ये भी एक ही OH दे रहा है, इसका मतलब ये इसमें n फैक्टर 1 होगा। तो नॉर्मेलिटी को पहले मोलैरिटी में चेंज करो, n फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी n फैक्टर 1 है, मोलैरिटी, इसका मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। अब यही सेम टू सेम हो गया मोलैरिटी भी, मोल पर लीटर। अब बेस के केस में जो मोलैरिटी होती है वो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई। H3O प्लस भी निकालना है और OH भी निकालना है, तो OH पता चल गया, H3O प्लस निकाल लेंगे, यही सेम फॉर्मूला लगा करके। कैसे? किसी भी सॉल्यूशन में H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो H3O प्लस का निकालना है तो निकाल लेंगे। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमको पता लग गया। सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात? अब यहाँ पे हमें H3O प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई थी, pH वेच नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट H3O प्लस आयंस इन मिक्सचर ऑफ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें बताना है। बोल रहे हैं मिक्सचर है किसका किसका, 0.02 m एसिटिक एसिड और 0.2 m सोडियम एसीटेट, दो चीजें हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस का निकालना है, कैलकुलेट करना है किस में, एक मिक्सचर दिया हुआ है एसिटिक एसिड का और सोडियम एसीटेट का। ये एसिटिक एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन दी है, और एक सोडियम एसीटेट दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन दी है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड हमें पता है कि ये वीक एसिड होता है, तो ये पूरा पूरा आपका डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है और सॉल्ट इन जनरली कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें ध्यान से कि एसिटिक एसिड जब ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा। और अगर सोडियम एसीटेट को हम देख लें तो ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, ये बनाएगा। अगर हम देखें कि हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल कैसे सकते हैं अगर देखा जाए। इस एसिटिक एसिड को अगर देखो तो एसिटिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करोगे और इसको H प्लस को तुम H3O प्लस लिख दो, क्योंकि इससे H निकलेगा, H2O से अटैच होगा और यहाँ बना लेगा H3O प्लस।
इस तरीके के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखते हैं। अब देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02 था, इसको तो नेग्लेक्ट करेंगे, एक्सेस में होगा क्योंकि वाटर। ये मान लो बन जाता है 0.02 अल्फा और ये बन जाता है 0.02 एल। ये एसिटिक एसिड पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 0.02 अल्फा और 0.02 अल्फा हमने लिया। अब ये बचेगा कितना उस टाइम पे, 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, इतना रिमेनिंग रहेगा। इतनी बात सबको क्लियर है? ये एट EQ है। अब ये जो सोडियम एसीटेट है, क्योंकि ये सॉल्ट है तो ये पूरा डिसोसिएट होगा, तो जितने मोल आप ले रहे हो इनिशियली उतने ही मोल इसके बन जाएंगे, एसीटेट के भी उतने ही मोल बन जाएंगे। जैसे मान लो हमने इनिशियली 0.2 मोल लिया, इतना लिया, तो शुरू में ये 0.0 था, फिर 0.2 से ये 0.2 ही बन जाएगा और ये भी 0.2 बनेगा, क्योंकि सॉल्ट जो होते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आपके एसीटेट आयन दो जगह से मिलने वाले हैं हमको, एक पहली वाली प्लेस है और एक दूसरी वाली प्लेस है। एसीटेट आयन हमको दोनों जगह से मिलने वाले। तो एसीटेट आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन देखो तो यहाँ से मिलेगा इतना और यहाँ से मिलेगा इतना। इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर देखें तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मिलेगा और कुछ यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो अल्फा है ये बहुत छोटा है, अगर अल्फा इज वेरी वेरी लेस, तो आप इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हो। 0.02 अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो एसीटेट आयन कितना बनेगा हमारा, इस पूरे फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये 0.2 ही बनेगा, ठीक है, 0.2 m ये बनेगा। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में एसिड के लिए के भी दिया हुआ है, एसिड के लिए के गिवन है, के की वैल्यू दी हुई है 1.8 10⁻⁻⁵। तो एसिड का अगर के लिखो तो के आप क्या लिख सकते हो, एसिड का के आप लिख सकते हो ये एसीटेट मल्टीप्लाइड बाय H3O+ डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय H2। H2O को तो हम लोग हटा ही देते हैं। अब एसीटेट और H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर देखो आप पहली वाली इक्वेशन में, तो दोनों सेम ही सेम है, 0.02 अल्फा और 0.02 अल्फा दोनों सेम है ना। तो हम लोग इसकी जगह पे अगर हम लिखना चाहें H3O+ ही लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे H3O+ लिख दें, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों जगह पे H3O+ ही लिख लिया। एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन देखो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। दो चीज़ों का मिक्सचर दिया हुआ है, एक एसिटिक एसिड है और एक सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट जब ब्रेक होगा तो एसीटेट और Na+ बनाएगा, और ये क्योंकि सॉल्ट है तो पूरा पूरा ब्रेक होगा, मतलब एसीटेट 0.2 मिलेगा, जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही एसीटेट मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब दूसरा है एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, तो ये ब्रेक होगा जब वाटर के साथ, तो ये H3O+ बनाएगा, एसीटेट आयन बनाएगा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.02 दी हुई है, तो 0.02 अल्फा ये ब्रेक हो जाएगा, तो रिमेनिंग इतना होगा, और ये नया एसीटेट बनेगा इतना और H3O+ बनेगा इतना। अगर हम देखें इस एसिड के लिए के हमें निकालना है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो लेते हैं के, तो ये CH3CO- मल्टीप्लाइड बाय H3O+ डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, यही तो करेंगे के निकालने के लिए।
और यहाँ पे हमने देखा कि जो एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो एस3ओ की कॉन्सेंट्रेशन है, वो दोनों इक्वल है। तो एसीटेट की जगह पे एस3ओ प्लस या एस3ओ प्लस की जगह पे एसीटेट लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एसीटेट की जगह पे एस3ओ प्लस लिख दिया, और ये CH3COH है ही। H2O को एक्सेस में लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू K की वैल्यू रख दो अगर, तो H3O प्लस की वैल्यू ये आ जाएगी, और यहाँ पे एसिटिक एसिड की वैल्यू आएगी। अब एसिटिक एसिड की अगर वैल्यू हम देखें तो एसिटिक एसिड 0.02 है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो अगर ये छोटी सी वैल्यू को माइनस करोगे तो अप्रॉक्स यही वैल्यू आएगी। हम मान के चलते हैं कि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको हम ये पूरा माइनस करते हुए भी हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत क्लोज वैल्यू आएगी 0.02 के ही। तो इसको हम 0.02 ले लेते हैं। ये स्क्वायर हो गया और ये हो गया S3O प्लस का स्क्वायर, और ये 0.02 ले लिया हमने। अब हम S3O प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.02 को, तो S3O प्लस की वैल्यू आ जाएगी। ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। निकल आएगी वैल्यू, यही तो निकालना था, S3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हो? और अगर अप्रॉक्स यही वैल्यू आएगी, और अगर हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि एसीटेट ये भी मिल रहा है, एसीटेट ये भी मिल रहा है, दो एसीटेट मिल रहे हैं ना। तो हम इसको यहाँ पे दोनों एसीटेट को लगा देते टोटल करके यहाँ पे। तो टोटल अगर हम करके लगाते तो 0.2 आता और 0.02 अल्फा आता। फिर लास्ट में हम लोग क्या करते, इस 0.02 अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते, और यहाँ पे एसीटेट की जगह हम 0.2 ले लेते हैं। जब एसीटेट को 0.2 ले लोगे तो यहाँ पे वैल्यू ये नीचे वाली तो 0.02 है, ऊपर वाली 0.2 आ जाएगी, और यहाँ S3O प्लस का स्क्वायर ना होकर के S3O ही रहेगा। इसको हम लोग यही रखते हैं। लेकिन इसमें भी जो वो वाला फैक्टर था अल्फा वाला, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत छोटा होगा। एसिटिक एसिड बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करके ये वैल्यू निकाल, S3O प्लस की वैल्यू अब यहाँ से हमारी आ जाएगी। ठीक है, आंसर निकाल लेंगे हम लोग। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं पीएच के ऊपर, किस तरीके के हैं उसकी बात कर लेते हैं। सिंपल सिंपल देखो, कहीं पे भी अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया तो उसका मतलब हम मान के चलते हैं कि वो 100% डिसोसिएट होगा। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है उसी को H प्लस या OH माइनस मान लो। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट पीएच ऑफ, पहला दिया हुआ है 10⁻⁻² मोलर HNO3 सॉल्यूशन। अब मोलर लिखा हुआ है यानी मोलरिटी दी है, और हमें मोलरिटी ही चाहिए होती है। ये दिया हुआ मोलरिटी, HNO3 की मोलरिटी है, मतलब ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है। H प्लस दिया हुआ है तो pH निकाल सकते हैं माइनस लॉग H प्लस करके। क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला लगा के, ये -2 हो जाएगा +2, और ये log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2 आ जाएगा pH।
ये सबको क्लियर है? सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब सेकंड इसमें दिया हुआ है 0.03 NaCl। अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी है, मोलरिटी निकालना है, तो N/m इज इक्वल टू होता है n फैक्टर। तो अगर m निकालना है तो n/n फैक्टर हो जाएगा। HCl एक ही H प्लस देता है, इसलिए n फैक्टर 1 होगा। नॉर्मेलिटी 0.03 है, तो मोलरिटी भी आ गई 0.03। अब जो मोलरिटी आई है वही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो pH निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे लगा दो। सॉल्व कर लेंगे इसको, करके बताऊं। pH इज इक्वल टू आ रहा है माइनस लॉग 0.03, यही आया ना। इसको ब्रेक कर लेते हैं। माइनस लॉग 0.03 को लिखते हैं 3/100 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 3/100। इसको सॉल्व करो तो ये लॉग m/n है, तो ये लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। माइनस करेंगे और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। लॉग 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये हो जाएगा log 10⁻²। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 log 10 हो जाएगा और log 3 की वैल्यू रख लेंगे, तो आंसर अपना आ जाएगा। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब सॉल्व हो जाएगा। ये 2 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। ये आ रहा है हमारे पास 1.5229। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.001 NH2SO4। H2SO4 के लिए दिया हुआ है pH निकालना है। तो नॉर्मेलिटी दी है तो उसको पहले मोलरिटी में चेंज करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मोलरिटी चाहिए। तो नॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर। H2SO4 2H प्लस देता है, तो n फैक्टर यहाँ पे 2 हो गया। अब मोलरिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी बाई 2 हो जाएगा। नॉर्मेलिटी 0.001 दिया हुआ है, अब बाई 2 कर दो। ये आ गया मोलरिटी, और जो मोलरिटी होता है एसिड के केस में वही H प्लस होता है। अब pH निकाल सकते हैं आराम से। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ये वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लो। इसको 10⁻³ लिख सकते हैं। ये हो गया log 2। सॉल्व हो जाएगा। -3 और माइनस हो जाएगा 3 log 10, और ये log 2 है। 3 log 10 तो 3 होता है, और ये 2 होता है 0.3010। तो अपना आंसर आ जाएगा 3.3010। क्या कहते हैं? pH आ जाएगा 3.3010, या अप्रॉक्सी 3 भी बोल सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपको a solution is found to contain 0.63 gram of nitric acid
पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पीएच निकालना है इफ एसिड इज कंप्लीट डिसोसिएटेड। कंप्लीट डिसोसिएटेड का मतलब होता है जो आपका मोलैरिटी होगी वही हो जाएगी आपकी क्या, H+ कंसंट्रेशन। अब मोलैरिटी निकालें कैसे? मोलैरिटी के लिए HNO3 एसिड दिया हुआ है और इसके लिए वेट दिया हुआ है और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है ना। तो अगर हम मोलैरिटी निकालें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है GM/mm गिवन मास बाई मोलर मास और वॉल्यूम इन लीटर। तो 100 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। गिवन मास 0.63 है। नाइट्रिक एसिड का अगर मोलर मास निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 और ये 14 होता है, इसका 16 होता है, 48, 49 और 63 आएगा टोटल करेंगे तो मोलर मास 63 हो गया। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे आ गया 1000। अब अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 उड़ गए, इसको हटा दो तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, ये कट जाएगा और 63 से 63 गया तो 0.1 आ जाएगा मोलैरिटी। क्या कहते हो सब लोग? मोलैरिटी आ गई। मास दिया हुआ था उससे हमने क्या निकाल लिया, मोलैरिटी निकाल ली। यस और नो? अब मोलैरिटी आ गई तो वही तो H+ होगा और H+ आपको पता है तो पीएच निकालना तो इजी है। पीएच निकालना है तो H+ हमें पता चल गया कि 0.1 m है। पीएच निकालना है तो माइनस लॉग H+ कर देते हैं, माइनस लॉग H+ है 0.1 है, माइनस लॉग 0.1 को हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो पीएच आ जाएगा 1। क्लियर है बात? सॉल्यूशन का पीएच क्या आ गया, 1। अब मान लो कि हम बात करें बेस की, बेस का एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, उसका पीएच निकालना। हाँ, क्योंकि मोलैरिटी H+ की कंसंट्रेशन होती है ना। अगर एसिड का केस है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू H+ कंसंट्रेशन। मतलब हमको कुल मिला के मोलैरिटी निकालना है क्वेश्चन में। अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब देखो जैसे पीएच का एक क्वेश्चन दिया है, pH of N/1000 NaOH solution निकालना है आपको। Assume that complete ionization, completely आयनाइज हो रहा है मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन आएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ नॉर्मेलिटी दी हुई है, N/1000 का मतलब नॉर्मेलिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1/1000, इसका मतलब 10⁻⁻3, ये नॉर्मेलिटी है। अब हमें इससे पहले मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला याद रखें, N/m = N फैक्टर। NaOH केवल एक OH- देता है यानी N फैक्टर 1 हो जाएगा।
अगर m निकालना है तो m इज इक्वल टू n हो गया। तो मोलैरिटी आ गई नॉर्मेलिटी के इक्वल, नॉर्मेलिटी दी हुई 10⁻⁻3। तो अपना ये m आ गया, मोलैरिटी आ गया। अब मोलैरिटी बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मोलैरिटी बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है। तो इसका मतलब OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गया। अब हमें pH निकालना है, तो पहले ऐसा करें POH निकाल लेते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं इसके बाद क्वेश्चन को करने के। या तो OH माइनस दिया है तो H प्लस निकाल लो, तो H प्लस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻14। तो यहाँ से अगर H प्लस निकालना है तो आराम से निकल जाएगा, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई OH माइनस, ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻11। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये आ गया, आप pH निकल जाएगा माइनस लॉग H प्लस करके। जब ये -11 माइनस से वो होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 log 10, 11 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर 11 आ जाएगा। क्लियर है बात? यस और नो? मोलैरिटी निकाली, मोलैरिटी OH के बराबर है, फिर OH से हमने H प्लस निकाल लिया, H प्लस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस होता है 10⁻⁻14। तो हमारा आ गया यहाँ से H प्लस, और H प्लस निकालते ही हमें फॉर्मूला पता है, माइनस लॉग H प्लस कर दो तो आपके पास pH आ जाता है। एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, यहाँ से हम POH निकाल लेते। यहाँ तक हमें कॉन्सेंट्रेशन पता थी ना, तो हम यहाँ से POH निकाल लेते। POH कैसे निकालते देखो, अगर हमको OH माइनस पता है कि 10⁻⁻3 है, तो POH निकालने के लिए हमें माइनस लॉग OH माइनस करना पड़ता है। जैसे pH के लिए H प्लस करते हैं, यहाँ पे OH माइनस हो जाता है, तो माइनस लॉग 10⁻⁻3 हो जाता है। इसको अगर यहाँ पे लाते हैं तो 3 log 10 जो आ जाता है 3। अब हमें क्वेश्चन में तो POH निकालना नहीं था, pH निकालना था, और हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन का pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो pH इज इक्वल टू हो जाता 14 माइनस POH, 14 माइनस, अब POH आया है 3, तो 11 आ जाता आंसर। पहले भी 11 आया, इस प्रोसेस से भी 11। क्लियर? तो या तो आप OH आपके पास है तो पहले POH निकाल लो फिर pH निकालो, और या तो अगर OH है तो आप H प्लस निकाल लो फिर उससे pH निकाल लो। दो तरीके, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना, नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, जब कंप्लीट डिसोसिएट होता है तो जो कॉन्सेंट्रेशन आती है उसी को हम लोग H प्लस या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बोल देते हैं, और उससे हम आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ वीक हो, वीक एसिड हो मान लो, या मान लो वीक बेस हो, तो उसके लिए हम डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लगाएं, क्या फॉर्मूला हम उसके लिए pH का यूज़ कर सकते हैं। अगर वीक एसिड का केस हो तो pH निकाल सकते हो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से, हाफ pKa माइनस लॉग C करके, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता हो और उसके लिए Ka पता हो तो आप निकाल सकते हो। अगर वीक बेस है तो यहाँ पे pH की जगह पे POH निकलता है, यही फॉर्मूला है, हाफ pKb हो जाता है माइनस लॉग C। ये आपका वीक बेस के लिए दिया हुआ है, ये वीक एसिड के लिए। वीक एसिड के लिए pH निकालते हैं, वीक बेस के लिए POH निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे pH निकालना हो तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे 14 से, तो pH भी आ जाएगा। pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH कर सकते हैं। POH ये है,
क्लियर है बात? मतलब सीधे सीधे अगर फॉर्मूला सही निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते। कंसंट्रेशन सी की जगह, यहाँ पे जब वीक एसिड की बात होगी तो सी की जगह पे आएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन, और जब वीक बेस की बात होगी तो यहाँ POH निकालना है तो सी की जगह पे OH- का कॉन्सेंट्रेशन। जो भी उस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन या वो दिया होगा ना क्वेश्चन में, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है ना एसिड या बेस की, वही मोलरिटी वाली कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। अब देखो पीएच में एक केस और हमको देखने को मिलता है, जब मिक्सिंग की जाती है, मिक्सिंग ऑफ एसिड एसिड कर दो, मिक्सिंग ऑफ बेस बेस कर लो, या मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस कर लो। तीन तरीके की मिक्सिंग होती है, एक में एसिड एसिड को मिक्स करते हैं, दूसरे में बेस बेस को, तीसरे में एसिड और बेस दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ऐसे केसेस में N1V1 N2V2 ये निकाला जाता है। ठीक है, और N1V1 N2V2 जब हमारे पास आ जाता है तो फिर हम लोग उससे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे? जैसे मान लो हमने करी मिक्सिंग ऑफ एसिड, मान लो एसिड 1 है, उसके लिए नॉर्मेलिटी N1 दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम V1 है। कोई दूसरा एसिड है 2, इसको इसके साथ मिक्स किया जा रहा है, इसका नॉर्मेलिटी N2 और वॉल्यूम V2 है। अब ये जो मिक्सचर बनता है इसका नॉर्मेलिटी N फाइनल हो जाता है और वॉल्यूम V फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें मिक्सचर का नॉर्मेलिटी निकालना है, N फाइनल निकालना है, तो ये आता है N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, यानी दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन निकाल लो और डिवाइडेड कर दो आपका वॉल्यूम से, दोनों के वॉल्यूम से, तो नॉर्मेलिटी फाइनल आ जाती है। अब इस नॉर्मेलिटी फाइनल को मोलरिटी फाइनल में चेंज कर लेते हैं। मोलरिटी फाइनल के बाद हम पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली। क्लियर है बात? ठीक, ये एसिड एसिड की मिक्सिंग है, अगर बेस बेस की मिक्सिंग होगी तो भी यही फॉर्मूला आ जाएगा। बेस 1 और बेस 2 अगर है तो इसके लिए भी N1V1 है, मान लो इसके लिए N2V2 है, और यहाँ पे मिक्सचर है उसके लिए N फाइनल और V फाइनल है। तो N फाइनल निकालते हैं हम कैसे, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये कर देते हैं, तो यहाँ से भी N फाइनल आ जाता है। लेकिन अगर एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, जब सेम नेचर को मिक्स करते हैं तब तो ऐड करना पड़ता है सीधे। एसिड और बेस को अगर मिक्स करोगे तो इसका N इंटू वी निकालते हैं और इसका N इंटू वी निकालते हैं। ये एसिड का है तो A लिख देते हैं, ये बेस का है तो B लिख देते हैं। जिसका ज़्यादा होता है उसमें से कम वाले को माइनस करते हैं। मतलब मान लो Na इंटू वी ए, ये मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है NB इंटू वी बी से, एसिड का ज़्यादा है और बेस का कम है, तो क्या करेंगे, एसिड माइनस बेस करेंगे और नीचे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम, ये आता है N फाइनल। अब एसिड का अगर ज़्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होता है। इसका मतलब pH लेस देन 7 आएगा, जो वैल्यू निकालोगे वो लेस देन 7 आएगी। और अगर मान लो बेस का ज़्यादा हो गया, NbVb ज़्यादा हो गया Na से, तो NbVb में से माइनस कर देते हैं, ज़्यादा में से कम में को माइनस करना है, डिवाइडेड बाई Va प्लस Vb करेंगे, ये N फाइनल आएगा। और इससे फिर हम pH निकालेंगे माइनस लॉग लगा करके। अब ये
एन बी वी बी हो गया, बेस का ज़्यादा है, इसका मतलब फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। और पीएच मोर देन 7 आएगा। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे कोई? मिक्सिंग वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, बोल रहे हैं पीएच निकालना है सॉल्यूशन का। आपने क्या किया, मिक्सिंग कर दिए। 100 ml 0.1 NaCl प्लस 9.9 ml 1 NaOH, इनको मिक्स किया हमने, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया तो फाइनल सोल्यूशन का पीएच निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले दोनों का अलग अलग, एसिड और बेस का अलग अलग निकालते हैं। एसिड का अलग निकाल लो, N इंटू बी। नॉर्मेलिटी एसिड की 0.1 N दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ 100 ml। देख पा रहे? तो एसिड का Na इंटू वी आ जाएगा 10। ऐसे ही अब बेस के लिए देखते हैं, तो बेस के लिए Nb इंटू वी हो जाएगा। तो Nb है आपका 1 और Vb है 9.9। तो अगर यहाँ देखें तो 9.9 आएगा Nb इंटू वी। तो अगर देखो तो छोटा कौन सा है, Nb इंटू वी है, तो जो कम है उसको माइनस करेंगे ज़्यादा वाले में से। फाइन, जो ज़्यादा है वही वैसा ही फाइनल सोल्यूशन होगा। तो फाइनल सोल्यूशन होगा एसिडिक, क्योंकि एसिड के ज़्यादा है। ये 9.9 है, ये 10 है। तो फाइनल सोल्यूशन एसिडिक होना है, यानी कि पीएच की वैल्यू कितनी आनी है, लेस देन 7 आनी है। आंसर ये आएगा लेस देन 7। अब देखते हैं आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग माइनस कर दें Na माइनस Nb Vb डिवाइडेड बाई Va प्लस Vb। Ba दिया हुआ है 10, ये है 9.9, और Va प्लस Vb दिया हुआ है, एक है आपका 100 ml और एक है आपका 9.9 ml। तो ये आ जाएगा आपका 0.1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा 100 9.9। अब ये एन फाइनल आ गया। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? एन फाइनल हमने कैसे निकाला? अब एन फाइनल हमारे पास आ गया। अब एन फाइनल ये होगा किसका, देखो, क्योंकि एसिड के एच ये ज़्यादा थे, एन ए इंटू वी ए, इसको एम ई क्यू बोलते हैं, एम ई क्यू, मिली इक्विवेलेंट। एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा थे, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक है, यानी कि ये जो एन फाइनल आया ये होगा H प्लस। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो पीएच निकल सकता है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, लॉग को तो सॉल्व करना आता ही आपको। क्लियर है बात? अब यही मान लो सपोज इस केस में ऐसा होता कि ये एन बी वी बी ज़्यादा होता है, यानी बेस का जो मल्टीप्लिकेशन नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का है वो ज़्यादा हो जाता, तो फाइनल सोल्यूशन जो हम एन फाइनल निकालते हैं वो बेसिक आता। बेसिक आता तो ये जो एन फाइनल होता है ये ओ एच माइनस के इक्वल होता। जब ओ एच माइनस के इक्वल होता तो यहाँ पे हम लगाते हैं माइनस लॉग ओ एच माइनस, तो यहाँ पे पी एच ना आकर के पी ओ एच आता, और पी ओ एच निकालने के बाद फिर हम पी एच निकालते हैं। ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग शायद चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुके हैं, मिक्सिंग वाले को।
अब एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आपकी क्लास को ऑफ करेंगे। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच निकालना है किसी सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन बनाते किससे हैं? ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन with pH 3 and pH 5। एक सॉल्यूशन है जिसका pH 3 है, एक सॉल्यूशन है जिसका pH 5 है। इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया गया और आपको फाइनल सॉल्यूशन का pH निकालना है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और याद रखो, जब आपको pH पता हो तो H+ कंसंट्रेशन बहुत इजीली निकल सकती है। कैसे? पहले सॉल्यूशन की अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो pH 3 दिया हुआ है, pH आपको पता है तो H+ निकालते हैं 10⁻⁻⁻ pH से, तो 10⁻⁻ pH क्या आ गया? 3। तो यानी पहले सॉल्यूशन का H+ कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10⁻⁻3। सेकेंड सॉल्यूशन को अगर देखो तो pH दिया हुआ है 5, इसका मतलब H+ आ गया 10⁻⁻5 और आपका ये सॉल्यूशन आ गया 10⁻⁻5 वाला और ये आ गया 10⁻⁻3 वाला। अब इन दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स किया गया, ठीक है। तो मान लो इक्वल वॉल्यूम कुछ भी मान सकते हो आप, मान लो ये 1 लीटर था और ये भी 1 लीटर था सपोज। दोनों को मिक्स कर दिया इन्होंने। तो अगर हम देखें तो पहले सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी आपको पता है और पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम आपको पता है, दोनों चीज़ें मालूम है। अब एंड फाइनल निकाल सकते हैं। pH 3 pH 5 है, दोनों के pH 7 से कम है, यानी कि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। pH देख के ही पता लग रहा है। तो एसिड एसिड की मिक्सिंग हो रही है, तो कैसे आपको बताया था जब सेम चीज़ों की मिक्सिंग होती है तो क्या करते हैं, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 एडअप हो जाता है। N1V1 अगर पहले केस में करो तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर, N2V2 अगर करो तो ये 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर। यहाँ पे 1 लीटर है तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻³ और 10⁻⁻5, ये एन फाइनल आ जाएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? दोनों एसिड को मिलाने के बाद नॉर्मेलिटी फाइनल क्या हो जाएगी? ये। अब नॉर्मेलिटी आ गई तो यही होगा H+। अब pH निकाल सकते हैं, -log H+ कर देते हैं, -log 10⁻⁻3 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लें इसको, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? सॉल्व करने सबको आता है? नहीं मैं बताऊं सॉल्व करके? अगर किसी को कोई दिक्कत है सॉल्व करने, इसको सॉल्व करके दिखा दूं तो आपको आइडिया आ जाएगा। एक बार बता दूं, देखो ब्रेक कैसे करते हैं। ये -log है और ये पूरा 10⁻³ है, 10⁻⁻5 है, तो क्या करेंगे? देखो इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे 10⁻³ को कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 + 10⁻², ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये है -log 10⁻³ तो है ही, 1 + 10⁻² को ये लिख सकते हैं हम 0.01 और यहाँ पे 1 में प्लस कर रहे हैं हम लोग इसको, तो 1.01 हो जाएगा ये। तो इस पूरी वैल्यू को हम 1.01 लिख सकते हैं, ये 2 हो गया। अब माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 3 log 10 आ जाएगा, ये -1.01 आ जाएगा और ये नीचे की तरफ वाला माइनस आ जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया इस तरीके से।
3 log 10 माइनस 1.01, और ये वाला नीचे खुद ही माइनस में है, नीचे वाली चीज़ माइनस में आती है और पहले भी माइनस है, तो ये आपका आ जाएगा +log 2। अब सबकी वैल्यू रख लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं आप लोग? सॉल्व कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, एसिड एसिड को मिक्स कर रहे हो, 1 log 1 की वैल्यू 0 लेते हैं तो 1.01 की भी अप्रॉक्सिम 0 ही ले लेंगे। इसमें कई बार हमको अप्रॉक्सीमेशन भी लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू कई लॉग की पता नहीं होती है। बस आप log 2, log 3, log 5 और log 7 की याद कर लीजिए, बाकी तो आपके काम ऐसे आ जाएगा। और कई बार क्वेश्चन में गिवन भी होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.3010। ठीक है, अब मेरे पास जो बुक में आंसर दिया 3.3 लिखा है इन्होंने, तो अप्रॉक्सी सेम है। अब कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। आपके पास अब जो भी पीएच के क्वेश्चन हो, एसिड बेस के, एसिड बेस की मिक्सिंग के, बेस की मिक्सिंग के, आपके उसमें क्वेश्चंस गिवन होंगे, जो भी शीट है हमारी, है ना, या अपने पास प्रदीप अगर है तो प्रदीप में होंगे, एनसीईआरटी में होंगे, इनको आप ट्राई करके देखिए। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसकी कैसे पीएच निकालते हैं जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, और एक है बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं, ये बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे। और एक आपका और छोटा सा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उस पर बात करेंगे। अगर अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं, 2 मिनट रुको तो आपको एक और करवा देते हैं। ये तो हमारा पीएच कैलकुलेशन हो गया इसके लिए। अब पीएच कैलकुलेशन हम लोग करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए और बफर के लिए। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं, एक टॉपिक छोटा सा। देखो एक टर्म होता है सॉल्युबिलिटी और एक टर्म होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एस से डिनोट करते हैं, इसको KSP से डिनोट करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी किसी एक गिवन टेम्परेचर पे निकाली जाती है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकालते हैं हम लोग। होता क्या है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर amount of solute dissolve in certain amount of solution in saturated solution, solution saturated होना चाहिए, is called solubility of that solute। ठीक है, जैसे मान लो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने लिया और टेम्परेचर इतना कांस्टेंट रखते हैं, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मान लो 100 ml वाटर ले लिया और इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा पहले 2 ग्राम इसमें ऐड किया तो डिज़ोल्व हो गया, फिर उसके बाद हमने 3 ग्राम ऐड कर दिया तो भी डिज़ोल्व हो गया, फिर 4 ग्राम ऐड कर दिया तो भी डिज़ोल्व हो गया,
फिर 6 ग्राम ऐड किया तो भी देखा डिजॉल्व हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 6 से जैसे ही हम 6.1 ग्राम करते हैं वैसे ही डिजॉल्व होना बंद हो गया। तो ये जो 6 ग्राम वैल्यू है ना, ये होगी इसकी सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि अब और आप सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, अब वो सॉल्यूशन एकदम सैचुरेट हो गया, अब आप सॉल्यूट और नहीं डाल सकते। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में उस टेम्परेचर पे कितना अमाउंट आप डिजॉल्व कर पा रहे हो सॉल्यूट का, उसी को बोलते हो सॉल्युबिलिटी। क्लियर है बात? तो यहाँ पे अगर जैसे हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, जो ये केस लिया आपने एक एग्जांपल, तो हम बोलते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू 6 ग्राम पर 100 ml। ये बोलते हैं 100 ml में 6 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है बात सबको? सॉल्युबिलिटी क्या है? अब इसी सॉल्युबिलिटी को यूज करते हुए एक वैल्यू निकाली जाती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। निकालते कैसे हैं, इसका प्रोसेस हमें सीखना है। उसी टेम्परेचर पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लो कोई सॉल्ट है, सपोज कोई सॉल्ट है AB2 है, मान लो ये ब्रेक हो रहा है A+2 और 2B-1 में, ऐसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब इसकी हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है? देखो, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे S लिखते हैं, यहाँ पे 2S लिखते हैं, ठीक है। और जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होता है, KSP निकालना होता है, तो क्या किया जाता है कि जो भी आपका सॉल्युबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको पावर में ले जाते हैं। यहाँ पे पावर 1 हो गया और यहाँ पे 2S और यहाँ पे 2 है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसकी पावर 2 हो जाए, तो S1 और ये हो गया 4S², तो ये 4S³ बन जाएगा क्या? एग्री कर रहे हैं सब लोग? तो किसी भी सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, पहले उसको आयंस में ब्रेक करो, फिर सॉल्युबिलिटी को उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, स्टोइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग। यहाँ 1S लिखा, यहाँ पे 2S लिख दिया। अब जो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में भी जाता है, S⁻1 और 2S⁻2 कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है बात? एग्जाम्पल करके बताएं। जैसे मान लो NaCl लिया, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है, तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लो, इसकी S मान लो, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1S भी कह सकते हो। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है तो 1S का पावर 1 और 1S की पावर 1, तो क्या आ जाएगा, S² आ जाएगा क्या ऐसे केसेस में? अब जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ब्रेक हो रहा है, सपोज कैल्शियम +2 और कार्बोनेट -2 में, चार्ज से मतलब नहीं है, अच्छा आगे वाले नंबर से, इससे कोफिशिएंट से मतलब होता है। तो यहाँ पे भी देखो S और S लिख दोगे और S का पावर 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो S का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है सबको? अब देखो दूसरा केस देखते हैं। जैसे मान लो CaCl2 है, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो ये Ca+2 और 2Cl- में ब्रेक होगा। अब यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1S लिखोगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो 2S लिखोगे। अब KSP लिखना है तो मैंने क्या बताया, जो भी चीज़ है, जो भी यहाँ पे नंबर है वो पावर में भी जाता है।
तो ये 1s आ जाएगा और ये 4s स्क्वायर आ जाएगा, तो 4s क्यूब आ जाएगा। सब लोग समझ पा रहे हैं? KSP कैसे लिख रहे हैं हम लोग? जैसे मान लो ये है सॉल्ट, कैल्शियम का फॉस्फेट Ca3PO4 फोल्टोइस, इसको जब ब्रेक करते हैं तो ये ऐसे ब्रेक होता है। ये 3 आयंस हैं, Ca के कैल्शियम के 3 आयंस हैं और इसके 2 आयंस हैं फॉस्फेट के, तो ये 3s हो गया और ये 2s हो गया। अब क्या करना है KSP लिखने के लिए? 3s का क्यूब, ये नंबर ऊपर जाता है, और 2s का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखो 3 का क्यूब आता है 27, s क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 8s स्क्वायर या 4s स्क्वायर। और 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 जब करोगे ये s क्यूब और s स्क्वायर s⁻⁵ आ जाएगा, और 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो ये आएगा 108। तो आप किसी भी सॉल्ट के लिए KSP निकाल सकते हैं आप, अगर सॉल्युबिलिटी मालूम है तो। जल्दी से बताइए। निकाल सकते हैं? अब BaF2 के लिए बता दीजिए। इनके लिए क्या होगा BaF2 के लिए? देखो इसको ब्रेक कर रहे हैं, Ba+2 ब्रेक करके मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी आपको ब्रेक करना नहीं आता। अब इसका सॉल्व करो। टू एस स्क्वायर, 2s या 4s? इसका s आएगा, इसका 2s आएगा, 4s आएगा, वो भी क्यूब आएगा। इसमें s⁻⁴ इसमें 2s⁻², तो ये 4s क्यूब आ जाएगा ना, ये भी तो एक s है। और इसका देखो s स्क्वायर आ जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि s⁻⁴ s⁻⁴। तीसरे में भी यही आएगा। अब ऐसे निकाल लेंगे आप लोग। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी का भी लिखना हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। पहले न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद पीएच का वो जो पार्ट रह गया वो। ठीक है, आज की क्लास करते हैं हम लोग ऑफ। चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय। हाँ हाँ जी।